हेलो स्टूडेंट्स। बीपीएससी ने 74 सीसी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दिया है एंड बीपीएससी के प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं है और 250 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से उसने आपको बीपीएससी ने आप लोगों को चैलेंज करने के लिए क्वेश्चन को आप अगर चैलेंज करना चाहते हैं यू हैव टू पे 250 रुपीज़। ठीक है। सो आपको बहुत जुडिशियसली क्वेश्चन को चूज करना होगा कि कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिस प्रश्न में सच में गलती है। तो सबसे पहली बात कि बीपीएससी के इस प्रोविजनल आंसर की में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो 100% इनकरेक्ट हैं। साक्षात ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे ना बीपीएससी के एक्सपर्ट पैनल में तो भी उस क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते। सो उस पर हम बात करेंगे कि वैसे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं कि जिनमें हमें 100% क्लेम करना ही करना है। दूसरी बात कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का क्लेम आ रहा है कि यह हमारे आंसर की से बीपीएससी के आंसर की मैच करके एक दो क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन हमारे आंसर की से मैच कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इनकरेक्ट ट्रेंड। आप बीपीएससी के उस गलत प्रश्न को अब सही मान के उसका आंसर भी निकाल दे रहे हैं और इसका आप क्लेम कर रहे हैं। मतलब आप बच्चों को सही दिशा दिखाने के बजाय आप बच्चों के साथ में बेईमानी कर रहे हैं। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल टीचर्स हैं, प्लीज इस चीज को समझें कि बीपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो बिहार का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है। जिस तरह से यूपीएससी सेंट्रल लेवल करता है उसी तरह बिहार में बीपीएससी का रोल है। सो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से वी एक्सपेक्ट कि आप बिल्कुल ट्राई टू मेक एरर फ्री क्वेश्चन। आपके ट्रांसलेशंस में इशू होते हैं, आपके फ्रेमिंग में इशू होता है, आप बहुत वेग क्वेश्चंस फ्रेम करते हो, बहुत रैंडम किसी भी सोर्स से कहीं से उठा क्वेश्चन फ्रेम कर देते हो। अभी आपको मैं शो करता हूं। और कुछ कोचिंग वाले ने एक ट्रेंड बना लिया भाई क्योंकि ये कोर्स भी तो सेल करना है अपने को ना, जल्दी जल्दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ओवर हो जाए तो वो बच्चों में जिनका सिलेक्शन होना है हो जाएगा, जिनका नहीं होना नहीं किसी को मतलब नहीं है। तो वो कौन सा एक कहावत है, खाता ना बही बीपीएससी जो बोले सब सही। तो हम करें भैया घोर मट्ठा दही ना करो, जो एक्चुअल में है बच्चों को बताओ तो सही कि हाँ ये बीपीएससी में कमियां हैं, ये सोर्सेस हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मुझे सुनना, मेरा कोई अपना पर्सनल एजेंडा नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू सेल माई मेंस कोर्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो पे आके कि भैया मेरा वीडियो देखो फिर मेरा मेंस का कोर्स खरीदो। और मैं अपना ब्रैगिंग करने के लिए नहीं आ रहा हूं। मेरा वीडियो देखो, मेरे सबूत एविडेंसेस तुम्हें लगते हैं सही है तो क्लेम करो, नहीं लगते हैं यार मत करो। बट वाई आई एम सो मच कंसर्न, पिछली बार कुछ लोगों का वीडियो में कमेंट कर रहा था कि सर आप बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। इसके पीछे कारण है बेटा, मैंने खुद यूपीएससी प्रीलिम्स 5 बार क्रैक किया हुआ है एंड आई हैव क्रैक भी छोटे मोटे रेंज से नहीं किया हुआ है। 141 142 से लेके इस 140 प्लस वाले जोन में मेरा मार्क्स हुआ करता था। जब कट ऑफ बीपीएससी का 90 से 100 जाया करता था तो मेरा मार्क्स इस जोन में हुआ करता था। सो आई नो एग्जैक्टली। लेकिन मैंने मेंस में कई बार ऐसा हुआ है कि आई हैव सीन मैंने पिछली बार मुख्य परीक्षा में फिलोसफी में मेरे पेपर में बहुत अच्छे नंबर आए। नेक्स्ट टाइम मैंने और अच्छे से पेपर किया, आई नो कि हाँ इससे बेहतर मुझे करना है बिकॉज आई हैव टू गेट इन द लिस्ट, फाइनल लिस्ट। और मैंने अच्छा आंसर भी लिखा और मार्क्स कम मिल रहा है। सो दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी ओपेक। और मैं तो बीपीएससी का फिर भी थैंकफुल हूं कि यार बीपीएससी आप मौका दे रहे हो कम से कम सामने समय चैलेंज करने के लिए। यूपीएससी तो उससे बड़ा भी डिक्टेटर है। यूपीएससी ने एक तानाशाही, संस्थागत तानाशाही का एक ट्रेंड चला रखा है। अभी 2024 वाले प्रीलिम्स में क्वेश्चन गलत था, एक नहीं दो क्वेश्चन गलत थे। मैंने आरटीआई करके पूछा उनसे कि आपने इस क्वेश्चन का सोर्स कहां से दिया, आपका जो एक्सपर्ट कमेटी है उस क्वेश्चन को कैसे सही मान लिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल अगेंस्ट है। दिस बीपीएससी का जवाब आया हम कोई सोर्स मेंटेन नहीं करते हैं। सो पहली बात तो ये संस्थागत तानाशाही नहीं चलेगी। व्हाट वी नीड बिल्कुल सॉलिड एविडेंस बेस्ड ऐसा क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में कोई एम्बिग्यूटी नहीं हो। आप लोगों ने एक शब्द नोट किया है इस परीक्षा में, हम ऑब्जेक्टिव वर्ड यूज होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। यार ऑब्जेक्टिव ना यूज होके ऐसे ही हो सकता है सिंगल चॉइस एमसीक्यू। व्हाई वी यूज द वर्ड ऑब्जेक्टिव?
क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता, हम फिलोसफी में पढ़ते थे, समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग इन इट्स ओन रियलिटी, दैट इज एग्जिस्टिंग इन इट्स ओन राइट। मतलब ये मेरे और आपके सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड नहीं करता है कि मैं इसको कैसे देख रहा हूं, आप कैसा देख रहे हैं। हम दोनों के सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के बियॉन्ड वो फैक्चुअली करेक्ट है। 2+2=4, सर ये मेरे और आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और ब्रह्मा जी भी आके बोल देंगे 2+2=5 होगा, तो भी वो गलत है। तो समथिंग दैट इज, इवन आप जब यूपीएससी का नोटिफिकेशन खोलेंगे, आप लिखा रहता है कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा दैट विल बी इन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू स्टाइल। ऑब्जेक्टिव वर्ड पकड़ो, वर्ड ऑब्जेक्टिव को, इट इज सेइंग कि जो आंसर होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। मेरे और आपके सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं होंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बीपीएससी के आंसर क्यों कई बार पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया 64th और इसके पहले एक केस को छोड़ के। 64th वाले केस को मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो जो बहुत ही फेमस डिक्टम बन गया है कुंवर सिंह वाला, वो क्यों कोर्ट ने उस रीजनिंग को एक्सेप्ट किया, हम कभी दूसरे वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले कई सारे कोर्ट केसेस में बीपीएससी को आंसर की चेंज करके रिवाइज रिजल्ट जारी करना पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि बीपीएससी बिल्कुल हमेशा इट हैज गॉन दैट कि नहीं हम बिल्कुल अनचेक्ड। इन्होंने गलत आंसर कीज रिलीज किए हैं एंड दैट गलत आंसर कीज हैज बीन रिजेक्टेड बाय द कोर्ट एंड दैट कोर्ट हैज ऑर्डर टू रिवाइज द रिजल्ट एज पर द न्यू आंसर की। दिस हैज हैपेंड बिफोर, वी विल टॉक अबाउट द सेम इन द नेक्स्ट वीडियो। सो कोर्ट ने उस जितने भी कोर्ट के आप केसेस देखोगे, मैंने आई हैव रेड ऑल द केसेस, जितने भी केसेस बीपीएससी से रिगार्डिंग आंसर की को लेके हुए हैं, तो जो कोर्ट ने क्राइटेरिया सेट कर रखा हुआ है पैल्पेबल एंड डेमोंस्ट्रेबल एरर। मतलब कोर्ट बोलता है कि हम आपके एम्बिग्यूटी वाले क्वेश्चन में हम नहीं जाएंगे, वहां पे हम आंसर की का बेनिफिट हम कमीशन को ही देंगे, एक्सपर्ट कमिटी को ही देंगे। लेकिन जहां पे बिल्कुल फैक्चुअली दिख रहा है गलत है 2+2=5, वहां पे हम उसको आंसर की को चेंज कराएंगे। सो पहली बात आज इस लेक्चर हम देखेंगे वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो गलत हैं 100%। जो पैल्पेबल डेमोंस्ट्रेबल एरर का जो कोर्ट ने एक बेंचमार्क सेट कर रखा है, उस बेंचमार्क पे कौन कौन से क्वेश्चन फिट बैठते हैं, पहले बात ये। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये, कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लग जाती है, वाई सम पीपल सी कि नहीं सर यू आर डूइंग टू मच। नो आई एम नॉट डूइंग टू मच। एक किताब है वाई नेशंस फेल। नेशंस फेल बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, institutional autocracy, institutional authoritativeness. This is because I am concerned. This is because why I am concerned. I am showing you why I am concerned. Look at this is the last year's data. This is the last year's official data. Look at here. एक बच्चे का 90.33 मार्क्स है, उसका 91 कट ऑफ था, और सोचो 209 लोग सिर्फ 0.67 मार्क्स से रह गए हैं। 0.67 मार्क्स से 209 लोग रहे हैं जनरल कैटेगरी में। और कहीं ना कहीं बीपीएससी की क्वेश्चन फ्रेमिंग का इशू है। पिछले वाले साल में बीपीएससी के कई सारे 70 बीपीएससी में कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें एम्बिग्विटी थी, और इस क्वेश्चन को अगर आप, दो क्वेश्चन को अगर आपके हिसाब से आंसर सही था बट बीपीएससी का तो गलत था, सो आप लिस्ट से बाहर हो गए। 209 लोग हैं। वैसे ही फिर तुम दूसरे कैटेगरी में जाओ, हर कैटेगरी में यू कैन सी जो बाउंड्री पे हर 200-300 बच्चे 0.33, 0.44, 0.33, 0.66, 1 एक नंबर पे 300-400 बच्चे बैठे पड़े हैं, और जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सिस्टम इज अनफेयर। खाता बही सही बीपीएससी, खाता ना बही बीपीएससी जो बोले सही, ये नैरेटिव गलत सेट किया जा रहा है। ना खाता ना बही, ना बीपीएससी ना बोले सही, ना करा कोई घोर मट्ठा दही। जो अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे वही सही है। हम ऐसे ही पिछड़े राज्य नहीं है। वी आर ट्राइंग टू गेट द कोर्स करेक्टेड, बट बिकॉज ऑफ सम वेस्टेड इंटरेस्ट वी आर ड्रैगिंग अहेड, वी आर गेटिंग ड्रैग्ड। सो पहली बात तो ये प्रीलिम्स का देखो, जो भी लोग बॉर्डर लाइन पे होंगे अभी प्रोविजनल आंसर के आने के बाद, दे कैन फील द हीट। जो एग्जाम में क्वेश्चन का फ्रेमिंग गलत होता है, एग्जाम में जब क्वेश्चन बहुत वेग एम्बिगस तरीके से पूछा था, एग्जाम में टाइम वेस्ट होता है। हम नहीं समझ पाते एग्जैक्टली उस टाइम पे क्वेश्चन को, बहुत प्रेशर होता है एग्जाम में। यहाँ पे किसी ने मुझे बोला लास्ट वीडियो कमेंट में कि सर यहाँ बैठ के एनालाइज करना आसान है। बेटा हम भी दिए हुए एग्जाम,
इसीलिए इतना ज़्यादा हम ना स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं तो हम भी बैच चला चला के हम भी शुरू करते हैं भैया चलो ठीक, मेरा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, आई एम वेरी वेरी स्मॉल, अब मैं इतने में खुश हूँ, तो हम भी अपना बैच चला के आई विल बी वेरी हैप्पी। बट दिस इज अबाउट फेयरनेस। और ये तो कुछ नहीं है यार, ये तो प्री है। प्री में तो कम से कम पता भी चल जाता तुमको कि यार तुम्हारे साथ अनफेयर हुआ है, कुछ क्वेश्चन के एम्बिग्विटी, कुछ क्वेश्चन के गलत आंसर मिले हैं, कुछ मेंस की कॉपी जो टेलीग्राम वगैरह ग्रुप्स वगैरह पे जनरली अवेलेबल है। तुम्हें एक कॉपी दिखाता हूँ, मैं एक कॉपी में दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन 38 मार्क्स का है। इस क्वेश्चन में ट्रिकल डाउन थ्योरी के बारे में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में ट्रिकल डाउन थ्योरी के बारे में पूछा गया था। और ऐसा नहीं है कि लड़के ने एकदम वाहियात कंटेंट लिखा था, तो लिखा कि सर ट्रिकल डाउन थ्योरी कैसे हमारे प्लानिंग स्टार्टिंग के जो प्लानिंग का फेज था उसमें हमने इनकॉर्पोरेट किया। ट्रिकल डाउन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था सर कि ग्रोथ रेट इंपॉर्टेंट है और ऊपर से ग्रोथ नीचे की तरफ परकोलेट होगा, नीचे की तरफ फिल्टर्ड होके आएगा। और इसी ने इसने सिद्धांत को बताया कैसे हमने प्लानिंग में पहले द्वितीय प्लानिंग तृतीय प्लानिंग में हमने इन्हीं चीज़ों को फोकस कर करके हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में बात की। फिर आगे इसने बताया कि फिर बाद में ये फेल हुआ, क्योंकि ये बाद में समझ में आया कि ट्रिकल डाउन थ्योरी में हम इतना कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए वी नीड टू डायरेक्टली अटैक द पॉवर्टी। सो इस 38 नंबर क्वेश्चन में लुक एट द कंटेंट का 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज एंड इतना इररिलेवेंट कंटेंट नहीं कि इसको 38 में से 2 नंबर दिया जाए। अभी तुम लोग को लग रहा होगा ठीक है सर चलो उसको 2 नंबर दे दिया, हो सकता है कंटेंट बहुत इररिलेवेंट हो, ठीक है लिखा हुआ भी है। अब नाउ आई एम शोइंग यू अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो, ये 68 बीपीसी क्वेश्चन है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एंड गाइड्स जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया था, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। जिस किसी अभ्यर्थी कॉपी है इसने बोला कि बिहार में आयोजन किया गया, एग्जामिनर ने पकड़ भी लिया। चलो यहाँ तक भी क्षम्य है, चलो इसने तुक्का मारा, जबकि आई थिंक जैसलमेर में हुआ था। उसका उद्देश्य लिखा है कि जम्बूरी के उत्पादन को बढ़ावा देना, जम्बूरी के निर्यात को बढ़ावा देना। और ये कंटेंट इतना एग्जामिनर को रिलेवेंट लगा, इतना क्रिएटिव लगा। चलो लड़का को सब क्रिएटिव सोच तो रहा है कि ही अवार्डेड हिम 1 मार्क्स। बिहार के जम्बूरी के उत्पादन का क्षेत्र योगदान करना, ही अवार्डेड 1 मार्क्स। तो 38 नंबर क्वेश्चन में आप इररिलेवेंट कंटेंट करके 2 मार्क्स दे रहे हो, जबकि उसका कंटेंट एकदम इररिलेवेंट नहीं है। ही हैज ट्राइड टू पिन पॉइंट ट्रिकल डाउन थ्योरी अलॉन्ग विद द प्लानिंग। लेकिन ये तो बिल्कुल भैया मतलब ऐसे ना, अगर मेंस में अगर नेगेटिव मार्किंग हुई होती तो ऐसे क्वेश्चन तो नेगेटिव मार्क्स कटने चाहिए। बट आप क्रिएटिविटी के ऊपर आप अवार्ड दे रहे हो। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, आई एम शोइंग यू वन मोर क्वेश्चन। बिहार में आधारित ई सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन कीजिए। सो बेसिकली व्हाट इज ई सेवा, व्हाट इज ई सर्विस। ई सर्विस इज ऑल अबाउट कि जो भी हमें डिजिटल गवर्नेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ई गवर्नेंस के बारे में। और अब बिहार में जो RTPS एक्ट वगैरह है उसके बारे में कि कैसे हम ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह डाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत दिस इज एन अम्ब्रेला टर्म जिसमें हम बिहार के अलग अलग एक्ट्स के बारे में बात करेंगे, अलग अलग प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे, टाइम बाउंड डिलीवरी के बारे में बात करेंगे। बट जिसकी भी कॉपी है इस लड़के ने यहाँ पे ई सेवा को ही अंडरस्टूड सर्विस सेक्टर कौन सा, जब अपन इकोनॉमी में पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर या सिर्फ सर्विस सेक्टर, इसको सेवा मतलब सर्विस सेक्टर समझ के। एंड दिस इज एग्जैक्टली आपके सामने कॉपी है। अगेन आई एम नॉट सेइंग ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस कॉपी, बट दिस कॉपी बीपीएससी की चेक्ड कॉपी है, टेलीग्राम ग्रुप्स पे दिस इज बीइंग सर्कुलेटेड। Even if someone will ask, I can give you this copy of this. So look, भारत 1991 में अर्थव्यवस्था में तीव्रतर वृद्धि लाने एवं इसकी पुनर्संरचना को उद्देश्य भूमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, जिसका प्रभाव बिहार राज्य पर भी पड़ा। ठीक है, ही कंप्लीटली टुक इट इन LPG रिफॉर्म। ठीक है, वर्तमान में बिहार में सेवा क्षेत्र का भागीदारी 61.2% है, जो आर्थिक सर्वेक्षण हिसाब से। ही इज कंप्लीटली टॉकिंग अबाउट सर्विस सेक्टर। इसने कहीं पे भी कुछ भी बात नहीं कर किया है RTPS के द्वितीयक श्रेणी विकसित नहीं हो पाया इसका सेवा क्षेत्र। इसके निम्न उपाय ये हैं, ये कि डिजिटल विकास पे फोकस करें, कंपनियों को छूट दे विभिन्न अधिकारों प्रदान करने के। और एग्जामिनर इज अगेन वेरी इंप्रेस्ड, वाओ व्हाट अ वंडरफुल क्वेश्चन। आपको वो 7 में से 3.5 नंबर दे रहा है, 50% मार्क्स इज अवार्डेड बिकॉज दिस इज वेरी यूनिक कंटेंट। ये कंटेंट रिलेवेंट है, वो 38 नंबर का कंटेंट रिलेवेंट नहीं था।
तो सोचो जिस जिस बंदे को 38 नंबर की कॉपी जब देखा होगा, उसको 2 नंबर मिले होंगे, तो उसको शायद अपनी क्षमता पे, शायद वो अपनी क्षमता पे, उसकी अपनी क्षमता पे इतना उसको अविश्वास हो जाए कि वो शायद प्रिपरेशन क्विट कर दे, बोला कि नहीं यार मेरे से संभव नहीं है, मैं 38 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर लेके आ रहा हूँ. सो हाउ आई एम गोइंग टू कॉम्पीट इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ दिस सेट ऑफ नॉलेज. आई एम नॉट गोइंग टू राइट द एक्चुअल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. बट एक्चुअली गलती उसकी नहीं है. वो सिस्टम आपको ऐसा बिलीव करा दे रहा है कि आप कुछ दिन अपने आप को ना ऐसा डिमोरलाइज, डिमोटिवेटेड इंसान बन के निकलोगे. एक्चुअली में ये होना चाहिए कि जब हम बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने जाते हैं, हमारा सिलेक्शन हो या ना हो, एटलीस्ट हम एक नॉलेजेबल कॉन्फिडेंट पर्सन बन के बाहर निकले. मतलब सिस्टम इज सो अनफेयर कि आप इस प्रिपरेशन करने के बाद इधर आपका अगर लक बाई चांस सिलेक्शन हो गया, इट्स वेरी गुड, नहीं हुआ तो आप यू विल फील वेरी डिमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ आपने मेहनत किया, सब कुछ किया, सिस्टम इज वेरी वेरी अनफेयर. सो ये तो एक झांकी है मेंस की. वी विल टॉक इट, इसको सेपरेटली बात करेंगे, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं. पहले तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं कि उसमें कोई भी एक्सपर्ट कमिटी लगा दे, ठीक है, दे वोंट बी एबल टू प्रूव इट करेक्ट. एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल 100% गलत है. एक बात कि अगर तुमको लगता है कि ये जो मैंने एविडेंसेस दिए हैं, जो मैंने प्रूफ दिए हैं, ये करेक्ट है, बीपीएससी का आंसर गलत है, तो इसको मैक्सिमम लाइक करो. मैक्स को एक हाइप का बटन आता है, हाइप का बटन को 3-3 बार प्रेस करो ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, मैक्सिमम बीपीएससी के पास क्लेम्स जाए, मैक्सिमम बीपीएससी क्लेम्स जाएं और बीपीएससी को फोर्सफुली एक्सेप्ट करना पड़े कि हाँ ये हमने गलत आंसर की रिलीज किया है. दिस इज अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि आप पुट दिस मच एफर्ट. थोड़ा सा कॉपरेशन आपकी साइड से भी चाहिए, सजेशन कि आप प्लीज़ इसको मैक्सिमम लाइक करो ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इसको पकड़ सके, और उसको हाइप करो ताकि वीडियो मैक्सिमम सर्कुलेट हो सके और वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जहाँ हमें पहुँचाना है. सबसे पहला क्वेश्चन विल टेक, लेट्स टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. बिहार का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला क्वेश्चन है कि बिहार की डेमोग्राफिक, जिसमें जो स्टेटमेंट नंबर टू इज सेइंग कि बिहार की डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू पीक अराउंड 2041. ठीक है, और ये क्वेश्चन बेसिकली लिया कहाँ से गया है? सो दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम बिहार इकोनॉमिक सर्वे. Bihar Economic Survey, I'm showing you the exact screenshot of Bihar Economic Survey from where this has been taken. So right now I'm not able to see. चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 4 देख लेना बिहार इकोनॉमिक सर्वे का. उसमें लिखा हुआ है कि बिहार का डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू पीक अराउंड 2041. ठीक है, सो आई टॉक टू पर्सन्स जो वहाँ पे बिहार के इकोनॉमिक सर्वे वगैरह का बनाते हैं. आई आस्क, मैंने बोला कि आपने तो ब्लंडर किया हुआ है इसमें. बिहार का डेमोग्राफिक डिविडेंड इज नॉट गोइंग टू पीक इन 2041. सो दिस इज वेरी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन इकोनॉमिक सर्वे. और एक एक करके मैं आता हूँ इस चीज़ पे और इसके क्या करेक्टिव एक्शंस मैंने लिए वो भी बताता हूँ. सबसे पहले तो ये तो लास्ट टाइम मैंने बता दिया था कि इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 आई थिंक 2018-19 के चैप्टर नंबर 7 में दे आर वेरी कैटेगरिकली सेड कि बिहार का ऑन द अदर हैंड वर्किंग एज पॉपुलेशन विल कंटिन्यू टू राइज थ्रू 41 इन स्टेट्स लैगिंग बिहाइंड द डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस, पर्टिकुलरली बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश. यार एक सब बहुत कॉमन सी बात है कि बिहार का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है और बिहार इज द यंगेस्ट पॉपुलेशन, तो इंडिया का एवरेज 2041 है, तो बिहार अगर सबसे पीछे चल रहा है तो उसका पीक तो मतलब लेट आएगा ना, 2041 के बाद ही आएगा. 51 में आए, 61 में आए. एंड नाउ आई एम कॉर्पोरेटिंग विथ सो मेनी फैक्ट्स. दिस इज नॉट अ सिंगल डेटा, आई एम गिविंग यू सो मेनी फैक्ट्स हियर. दिस इज UNFPA. ये UNFPA का डेटा है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एजेंसी. एंड लुक, इसका मैं आपको वो दिखा दूँ, एक्नॉलेजमेंट्स. दिस इज UNFPA. ठीक है, और इसमें बिहार इंडियन मिनिस्ट्री हैज़ ऑल्सो इंडोर्स्ड इट, सामाजिक सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री. ठीक है, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो. ठीक है, नाउ कमिंग टू द,
यहां पे साफ साफ लिखा हुआ, यू कैन सी a distinguishing feature of aging in India is a significant interstate variation in absolute levels in growth. Hence the elderly population, इसमें आगे बात की गई, while states reporting higher fertility rates and lagging in the demographic transitions such as बिहार एंड उत्तर प्रदेश. बिहार का नाम सबसे पहले आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस में. जो फेजेस होते हैं उस फेज में बिहार का नाम जितने भी रिपोर्ट्स हैं वहाँ सबसे पहले आता है कि बिहार सबसे पिछड़ा भैया. इसके बाद इन्होंने एक टेबुलर चार्ट बना के दिया. टेबुलर चार्ट में यू कैन सी कि सब स्टेट का अपना अलग अलग पॉपुलेशन, एल्डरली पॉपुलेशन. बिहार का 2036 में जाके बहुत ही कम लोग बूढ़े होंगे इन कंपैरिजन टू केरला, इन कंपैरिजन टू इंडिया का एवरेज. तो एक प्रूफ तो यहाँ पे होगा UNFPA का. ये डेटा शोज. नेक्स्ट डेटा नंबर ऑफ, अच्छा नेक्स्ट डेटा पर हम आते हैं. दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर. इनका पेज नंबर 77 पे आप जाओगे, मैं रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा, आप लोगों को दे दूंगा एविडेंस. एज पर द टेक्निकल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन जुलाई 2000, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 121 करोड़ टू 152 करोड़. ठीक है. अगेन यहाँ पर आप देखेंगे कंट्री हैज कंसिडरेबल स्टेट वेरिएशंस, स्टेट वाइज वेरिएशन. रिपोर्ट स्टेट्स दैट आउट ऑफ द टोटल प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ड्यूरिंग इस पीरियड में बिहार फिर टॉप करेगा यहाँ पे. सेकंड एविडेंस. नाउ कमिंग टू थर्ड एविडेंस. दिस इज नीति आयोग रिपोर्ट. नीति आयोग रिपोर्ट कहता है कि रिलेटिवली लार्ज स्टेट बिहार शेयर ऑफ 9.1% नेशनल पॉपुलेशन एंड इट्स प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हायर देन नेशनल एवरेज. तो जब इसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है अभी भी हाई है नेशनल एवरेज, बिकॉज इट्स टोटल फर्टिलिटी रेट इज हाई, तो कैसे इसका पीक नेशनल पीक के साथ कॉन्साइड करेगा. पॉइंट नंबर 3. नेक्स्ट कमिंग टू द ये अगेन नीति आयोग का ही रिपोर्ट है. ये अगेन नीति आयोग का ही रिपोर्ट है. समरी ऑफ रिपोर्ट्स फॉर स्टेट ऑफ बिहार. अगेन यू विल सी यहाँ पे बिहार की डेमोग्राफी के बारे में दे हैव अगेन सेड इट कि इसमें अगर यू विल सी अगेन इसमें बात किया है इन्होंने कि बिहार का जो डेमोग्राफी है इट विल राइज अभी ज़्यादा. इसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इज हायर देन नेशनल एवरेज. सेम थिंग हैज बीन रिपीटेड. अब इसके बाद आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे, दैट विल ब्लू योर माइंड. फर्स्ट तो एक हो गया ये, दिस इज NFHS डेटा जो शो कर रहा है कि बिहार का फर्टिलिटी रेट इज हाईएस्ट इन. अभी डिक्लाइन तो हुआ है लेकिन अभी भी हाईएस्ट पे हैं. ठीक है. उसके बाद ये क्रूड बर्थ रेट इज आवर हाईएस्ट. और ये रिपोर्ट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. ये रिपोर्ट बताता है कौन सा रिपोर्ट है. दिस इज फ्रॉम द अमेरिकन पीपल. हाँ, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया एंड स्टेट. ठीक है. नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन का ये डेटा है. ठीक है. नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स पॉपुलेशन डेमोग्राफी रिलेटेड डेटा से. इससे ज़्यादा सेंसस 2011 के का है डेटा, उसके बेसिस पर उन्होंने प्रोजेक्शन निकाला है अलग अलग स्टेट्स का. और ये नेशनल पॉपुलेशन कमीशन का डेटा है. एंड अगेन सारे वो जो मिनिस्ट्री होता है अपना वो सब है. अब मैं दिखाता हूँ इसमें आपको कि मीडियन एज ऑफ प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन. मीडियन एज मतलब एवरेज एज क्या होगा लोगों का 2036 वाले रेंज में, 2036 तक. सबसे यंगेस्ट स्टेट बिहार है. तो कैसे बिहार और इंडिया सर यहाँ पे 34.5 है इंडिया का एवरेज एज, हमारा 28.1 होगा. तो हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैसे सर मैच करेगा? नहीं करेगा सर. हमारा डेमोग्राफिक पीक अलग अलग होगा. दूसरा एविडेंस शो करता हूँ सर आपको यहाँ पे. हमारा जो बर्थ रेट है, क्रूड बर्थ रेट अभी भी हाईएस्ट है. 2036 के प्रोजेक्शन के हिसाब से भी हम 19.6 पे रहेंगे. उसके अलावा नेक्स्ट गोइंग टू स्टेट स्पेसिफिक डेटा दिया है नेशनल पॉपुलेशन कमीशन ने. उसके हिसाब से 2036 में आपका 28% पॉपुलेशन अभी भी 0 से 14 वाले एज के में होगा. मतलब अभी भी ये वर्किंग पॉपुलेशन में इंटर नहीं कर रहा है. आपका मेजॉरिटी पॉपुलेशन 28% पॉपुलेशन अभी भी बाहर है. वर्किंग एज अभी इंटर करेंगे 2036 में. उसके अलावा अगर आप देखो 2036 में का तुम ये आंकड़ा देखो तो 40 साल तक, 35 से 40 साल तक के ये जो लोग हैं, ये परसेंटेज वाइज 35 से 40 मतलब 0 से लेके 39 ईयर्स तक का जो पॉपुलेशन दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 70%.
70% पॉपुलेशन हमारा ये लोग कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और इसमें अगर मैं सिर्फ 19 साल वाले को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो अप्रॉक्स ये तुम्हारा आएगा 9 27 35, इसमें से जोड़ दो 36 से 37%। 37% पॉपुलेशन उस वाले जोन से बाहर है। सो विथ ऑल दिस डेटा देयर इज नो चांस एट ऑल कि बिहार का डेमोग्राफिक पीक 2041 में आएगा। तो सर इकोनॉमिक सर्वे कैसे कह रहा है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे? सर सेंट्रल का इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, नीति आयोग कह रहा है, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन का डेटा कह रहा था। बिहार वाला, सही बिहार वाला या तो किसी ने भांग खा के बनाया है। और तो सर मैंने क्या किया, कुछ किया क्या मैंने इसके लिए? सर मैंने बिहार के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, आई हैव रिटन हिम प्रॉपर मेल समझाते हुए पूरा मैथमेटिकली कि सर आपका जो गलत दिया हुआ है, आपने बिहार इकोनॉमिक सर्वे डेटा गलत है, वो इसको इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करवाइए, अदरवाइज इट विल हैव कैस्केडिंग इफेक्ट। आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, उस गलत इन्फॉर्मेशन में गलत क्वेश्चन बनेगा। और तो छोड़ो क्वेश्चन, तो छोड़ो, उस गलत इन्फॉर्मेशन में बिहार की पॉलिसी गलत बनाएंगे आप। हमारा हम नेशनल लेवल का, हम केरला वाली पॉलिसी हम बिहार में नहीं बना सकते। इंडिया लेवल की, इंडिया में जो इंडिया का पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, उसके साथ बिहार का प्रोजेक्शन नहीं कर सकते। बिहार का प्रोजेक्शन बिहार के हिसाब से होना चाहिए। सो आई हैव गिवन हिम ऑल द प्रूफ। अपार्ट फ्रॉम द प्रूफ्स यू कैन सी हियर आई हैव गिवन इन द टोटल कंप्लीट मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आपको इसमें दिखेगा तो मैंने इनमें प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाल के दिया है कि सर इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से जो पॉपुलेशन मोमेंटम है दैट विल लीड इन बिहार पॉपुलेशन, इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंस विल पीक इन 2061। सो ये फाइनेंस सेक्रेटरी को आई हैव सेंट, आई विल मीट हिम पर्सनली कि सर आप इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को करेक्ट करवाइए, दैट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। बिठा लो यार, किसको बिठाना है? अगर इस चीज को मुझे गलत प्रूफ कर दे तो फिर आई विल स्टॉप मेकिंग वीडियोस। So this is the first question। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। Question is, what is true about proceedings of a state legislature? This question is 100% incorrectly framed। कोई भी करेक्ट आंसर नहीं पॉसिबल है। किस पे डाउट था हम लोगों को? ये तीन तो हम मान लिए कि हाँ तीन ये हो गया ए, और जो कुछ लोगों ने सिर्फ ओनली वर्ड देख के ए को छोड़ा होगा कि यार ओनली वर्ड नहीं, यू कैन बिकॉज यू कैन ऑल्सो अपने मदर टंग में वहां पे बिजनेस ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में ये वाला आंसर नहीं होगा। तो कुछ लोगों ने भ्रम में आके ये आंसर मार्क कर दिया। जैसे इनफैक्ट दिस स्टूडेंट हैज आल्सो मार्क डी। I know this particular student is very bright student, but still he marked D. So first truth मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट के बारे में बताया था। बेयर टेक्स्ट क्या कहता है, इसमें कहीं पे वर्ड ओनली यूज नहीं, और ये भी दिया हुआ स्पीकर को परमिशन लेके आप मदर टंग में आप बात कर सकते हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट की बात हुई। क्या प्रैक्टिकली कभी ऐसा हुआ है क्या ऑफिशियल जो लैंग्वेज है स्टेट का और हिंदी इंग्लिश को छोड़ के आपने किसी और भाषा में बात किया? सो आई एम गिविंग यू सर्टेन एग्जांपल। तमिलनाडु असेंबली में 2018 की बात है, एक मेंबर ने कंप्लीटली सारा का सारा डिबेट तेलुगु भाषा में किया था विद द ड्यू परमिशन ऑफ अ स्पीकर। प्रूफ नंबर 1। प्रूफ नंबर 2, उड़ीसा असेंबली में वहां का मदर टंग को प्रमोट करने के लिए स्पीकर से परमिशन लेके कोशाली लैंग्वेज में उन्होंने वहां पे अपनी बात को रखा था। प्रूफ नंबर 2। प्रूफ नंबर 3, कर्नाटका में एक एमएलए स्टार्ट स्पीकिंग इन टुलु लैंग्वेज जो कि मदर टंग है। दिस इज प्रूफ नंबर 3। तो दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड। सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट नहीं है, प्रैक्टिकली इट हैज बीन अप्लाइड। तो और इसके बाद क्या इस पॉइंट पे कभी कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है? सो सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली एक मैटर गया था, अप्रैल 2025 की बात है। 2025 सिविल अपील का मैटर है, और लैंग्वेज के ऊपर भी बात थी। लैंग्वेज में ये बात था, किसी महाराष्ट्र में किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोई उर्दू वगैरह में बोर्ड पे साइन बोर्ड लगा दिया था, इसको लेके कंट्रोवर्सी हुई थी। ये मैटर इतना था, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही वेल एक्सप्लेन किया कि भाई लैंग्वेज का रोल क्या है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट असेंबली जो भाषा है इसके बारे में बात की है। दे हैव कैटेगरिकली एक्सप्लेन व्हाट इज द रोल ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, let our concept be clear. Language is not religion. Language doesn't even represent religion.
लैंग्वेज बिलोंग्स टू कम्युनिटी, टू अ रीजन, टू अ पीपल, नॉट टू रिलीजन, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज इज ए कल्चर, लैंग्वेज इज अ यार्डस्टिक, ठीक है। और ये यहाँ तक नहीं रुका, सुप्रीम कोर्ट से मदर टंग का जो कॉन्सेप्ट उसको लेके आए, इंडिया में कितने मदर टंग्स, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था, दे वेंट टू दैट हेड, उन्होंने बताया कि उसके बाद कैसे हमने 8th शेड्यूल में इंग्लिश को इंक्लूड नहीं किया, बाकी सब लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया। दे केप्ट ऑन सिंस का कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कांग्रेस का उसमें कांग्रेस ने किस तरह से मदर टंग में लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए प्रमोट किया, तो उसके बारे में बताया। फिर आर्टिकल 351 के बारे में बताया, 345 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया। और इन सारी बातों को करते हुए ये दे वेंट बैक टू द इंटायर, पूरा हिस्ट्री में दे जाते हैं। हिस्ट्री में जाने के बाद दे एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, ठीक है। उसके बाद बताते हैं कि कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अदर देन ऑफिशियल लैंग्वेज में वहाँ पे लोगों को अलाउ किया है, ठीक है। उसके बाद देखो 1923 की बात हुई है यहाँ पे कांग्रेस के बारे में, ठीक है। काकीनाडा सेशन में ये हुआ था 1923 में। उसके बाद हम कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन 1934 प्रोविजन कंटेंट्स की कांग्रेस के बारे में कि क्यों लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, क्यों मदर टंग में प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद ही उसी प्रोविजन को कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया, इन्होंने ग्रामीण ऑस्टिन के बारे में बात किया। फाइनली पैरा नंबर 40 says even from a constitutional perspective the use of language for official purpose is not according to any rigid formula. So word only तो कहीं लगना ही नहीं चाहिए था। आता हूँ फिर से। फॉर एग्जाम्पल Article 120 of the Constitution prescribes Hindi or English as the official language of Parliament, but the proviso to the said article empowers the presiding officer of the House to allow a member to express themselves in their mother tongue if they do not know Hindi or English. The same principle applies to state legislature via Article 280 of the Constitution. So क्या BPSC के experts are above the Supreme Court judge? Is this binding? Is this judgment is not binding on them? So this question number 2 is categorically incorrect. This question is no correct option is there. So no correct option is there. So this question तो गए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 23 में जो सबसे बड़ा विवाद है, एक मिनट, कि he became professor of Indian philosophy in University of California. He didn't become professor of philosophy. पहली बात तो ये, he joined Stanford University. पहले बात तो ये पहला मिस्टेक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया गलत है, दिस इज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। पॉइंट नंबर 2, he was not professor, he was lecturer. Point number 3, it was not 1911, it was 1912. तो पूरा क्वेश्चन का फ्रेमिंग गलत है, तो कैसे हम मान लें कि इसमें हर दयाल ही होंगे, और क्यों ही हम ये एज्यूम करें कि चलता है एटीट्यूड, चलता है ना, बिकॉज ऑफ दिस चलता है एटीट्यूड वी आर लैगिंग बिहाइंड। या तो एग्जामिनर बहुत ही, जो जिसने क्वेश्चन सेट किया इज वेरी केयरलेस, ठीक है ना यार, कौन है बिहार में तो सब तो बकलोले है, कौन इसको, ठीक है जो आंसर देंगे। ऊपर से बीपीएससी के दिमाग में कि हमारे जो एक्सपर्ट कमेटी है नो कैन चैलेंज देम, कोर्ट तो बोलेगा ही हमेशा कि एक्सपर्ट कमेटी को बेनिफिट जाए। व्हाई यू कांट फ्रेम अ करेक्ट क्वेश्चन, एंड इसके प्रूफ्स यहां पे दे रखे हैं। एक और प्रूफ दिखाता हूं इसका, लाला हरदयाल का प्रूफ, लाला हरदयाल, ये दिस इज गोविंद, दिस इज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब, a complete article they had published on Lala Hardayal. And look, in this article he has talked about Lala Hardayal early life intellectual formation. Look, the American milieu and intellectualism and Gadar salience in early 1900 Hardayal one, ठीक है, his established friendship with Dr. Rajya, professor of Sanskrit in the University of California, ठीक है, there was no at such chair of professor of Indian philosophy with Dr. Stuart Lee and Stanford. Both of them were well. He joined the faculty of lecturer in philosophy for the semester 8 to 12 Stanford University. So again this question का correct in framing,
दिस क्वेश्चन आपने जो पूछा वो पूछा ही गलत है, कैसे हम अज्यूम करें कि आप वही पूछ रहे हैं हम वही आंसर देंगे? वी डोंट एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन कैटेगोरिकली, ये क्वेश्चन के बारे में तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा था, फिर भी इसका गलत आंसर देने का मतलब ही नहीं बन रहा है। या तो आप 2025 को मानो, 38 मानो, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैंने प्रूफ भी दिया था दोनों कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, तो ये क्वेश्चन तो बीपीएससी को ऑलरेडी रीड करना था। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बीपीएससी को ही पता है गलत पूछा गया है, उसके बावजूद अगर आप 250 रुपये का चैलेंज, 250 रुपये आप चैलेंज करने के लिए मांग रहे हैं, तो क्या ये क्वेश्चन को चैलेंज करना रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स बना रहे हैं क्या? 250 पर क्वेश्चन यू आर आस्किंग, और सपोज हर एक क्वेश्चन पे, जैसे यही वाला क्वेश्चन है, जो भी बॉर्डर लेवल पे तो बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने पिछले वाले वीडियोस में डेटा के थ्रू दिखाया था। तो सपोज इस क्वेश्चन को अगर 5000 बच्चा भी चैलेंज करेगा, 12.5 लाख का रेवेन्यू है। अब एग्जाम का फी 100 रुपीज़ हो चुका है। एटलीस्ट अगर आपको नॉन सीरियस कैंडिडेट को रोकना था, 50 रुपये कर देते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 250? दिस इज नॉट टू जनरेट द रेवेन्यू, दिस इज ऑल अबाउट ऑथेंटिसिटी, दिस इज ऑल अबाउट फेयरनेस। चलो 4 क्वेश्चन, उसके बाद हम आते हैं इस क्वेश्चन पर भी हम आता हूँ सीमेंट वाले पे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 85 जो ये था, विच आर द फॉलोइंग स्टेट एलिमिनेट बिहार। सो इसमें कंफ्यूजन ये है कि जितने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इसके अलावा मिनिस्ट्री MOEFCC बिहार का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इनके भी इनके ट्विटर हैंडल पे भी बाइसन गौर को ही दिखलाया गया है, इनविस को भी दिखलाया गया है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है। इसके बाद जब मैंने और भी रिसर्च किया, आई केम टू नो दैट कि 2013 में इंडियन बिहार गैजेट में प्रॉपर पब्लिश किया गया था। मैं बहुत सर्च करने के बाद में, इनफैक्ट आई वेंट टू द गैजेट सेक्रेटारिएट, वहाँ से मुझे मिला। इनफैक्ट आप भी सर्च करते हैं, 369 गैजेट नंबर 2013, 7 जुलाई का है, ठीक है। उसमें ये गैजेट नोटिफिकेशन में बुल को किया गया है। तो इस क्वेश्चन को चैलेंज मत करना, पैसा वेस्ट होगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी चैलेंज मत करना, ठीक है। इस क्वेश्चन है बिहार के गैजेट नोटिफिकेशन पे लाके बुल किया गया है। तो ये सारे जो हैं ये मिनिस्ट्री वाले सब फर्जी बैठे हुए हैं, किसी को अपडेट नहीं किया है। सो डोंट चैलेंज दिस क्वेश्चन। तो हम लोग 4 क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं, और भी आता हूँ, और भी क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, ठीक है। जो बिल्कुल प्लीज शॉर्ट बात कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर 5, 86, इन विच ईयर नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज री एस्टैब्लिश्ड इन बिहार? 100% इट्स आंसर इज 2010। सो सर कहां से हम इस सोर्स में बात कर रहे हैं? प्रूफ नंबर 1, लेट्स स्टार्ट एग्जैक्टली विद द वेबसाइट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे मैंने सोचा कि इनसे RTI करके पूछूं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू पूछूं कि सर आपका कब आपने स्टैब्लिश हुआ। तो जैसे मैं RTI करने के लिए दस इमीडिएटली शो नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश इन नवंबर 2010। पे चिल्ला कह तो रहा है ये स्पेशल एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। सो एक तो प्रूफ यहाँ पे मिल गया कि 2010 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। प्रूफ नंबर, ये मैंने पिछली वीडियो में दिखा रखा है कि यहाँ पे भी जो इनका एनुअल रिपोर्ट है वही बात किया है कि 2010 में स्टैब्लिश हुआ है। इसके अलावा there is a proper act. This is Nalanda University Act. I think this is the act. नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010। इस एक्ट में सर पढ़ो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, इस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट यार एक्ट में भी लिखा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी 2010 के एक्ट के थ्रू हुआ है। तो क्यों उस चीज़ों को वो करना? प्रूफ नंबर 4, ये तीसरा प्रूफ था। अपन चौथे प्रूफ पे चलते हैं। एंड आई एम शोइंग यू अगेन वन मोर प्रूफ। लेट मी शो, एक्चुअली टाइम आई गॉट वेरी लेस टाइम टू प्रिपेयर ऑल दिस कंटेंट, तो सो अभी मैंने वो, माई स्लाइड्स आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे एक लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में, 26 नवंबर 2014। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी कब ये स्टैब्लिश वगैरह हुआ, ये हुआ। एग्जैक्टली लुक एट द आंसर।
Nalanda University, established under the Nalanda University Act 2010, was inaugurated by EES on 19 सितंबर 2014. सो सर इनॉग्रेशन 2014 में जो सर आपने आंसर की में दिया हुआ है, इट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड. सो प्लीज ट्राई टू हैव द डिस्टिंक्शन. एस्टैब्लिशमेंट इज अ, आप नालंदा यूनिवर्सिटी, इट्स अ लीगल एंटिटी. Its legal entity has been brought through legal act. So this is proof number 4. और अगर मैं इन्हीं बीपीएससी के लॉजिक से अगर जाऊं कि नहीं, इनॉग्रेशन पे अगर इन ऑपरेशंस बिगेन सितंबर 2024 टेम्पोररी कैंपस में, तब तो जो परमानेंट कैंपस बना अभी इनॉग्रेट 19 जून 2024 में मोदी जी ने उद्घाटन किया, तब तो सर ये होना चाहिए करेक्ट आंसर, जो आपके लॉजिक चले तो. एनी आपका लॉजिक कोई लॉजिक नहीं, इलॉजिकल लॉजिक. Only logic says that year of establishment is 2010. This is undisputable fact. This is palpably, demonstrably incorrect beyond any inferential reasoning. जो कोर्ट ने बेंचमार्क सेट कर रखा है, इसका आंसर 2010 होगा. सो 5 क्वेश्चन, ठीक है. और आते हैं अभी 5 क्वेश्चन के बाद. पहले तो 5 क्वेश्चन कर लिया. क्वेश्चन नंबर 6 सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन था, ठीक है. जब हम लोग यूपीएससी का एग्जाम दिया करते थे तो वी इमीडिएटली यूज्ड टू सी अराउंड 87% ऑफ इंडिया सीमेंट इंडस्ट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू मेजर स्टेट्स. अब जैसे ही हम लोग इस बात को देखते थे 87% इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू मेजर स्टेट्स, तो वैसे दिमाग में ये बात आता था कि दिस स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी. क्यों कॉन्ट्राडिक्टरी? मेजॉरिटी का कॉन्सेंट्रेशन फ्यू में, तो वहीं से हम इस चीज को एलिमिनेशन टेक्निक से एलिमिनेट कर दिया करते थे. बट एक्चुअली में इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 हैज बीन गिवन द करेक्ट आंसर. सो आई ट्राई टू फिगर इट आउट कि क्वेश्चन कहां से फ्रेम किया. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक सर्वे रिसेंट, जो इस साल के इकोनॉमिक सर्वे 2024-25. 87% लास्ट वीडियो में बताया था. इट्स नॉट फ्यू स्टेट्स, ये 13 स्टेट्स है आउट ऑफ 28 स्टेट्स, विच मेक्स इट 46%. और कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, किसी भी डिक्शनरी के मीनिंग से जाकर देखोगे ए फ्यू मीन्स क्या होता है. मैं बहुत लिबरल हो जाऊं तो 10%. सो एक प्रूफ तो ये है कि इन्होंने, और इस वाले में कहीं नहीं लिखा हुआ है अबाउट 87% ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश. कहीं पे इन्होंने ए फ्यू वर्ड कहीं नहीं यूज्ड है. जबरदस्ती एग्जामिनर ने क्वेश्चन बने चक्कर में फ्यू लगा दिया, यहीं पे इसने क्वेश्चन का बंटाधार कर दिया. प्रूफ नंबर 1. नाउ गेटिंग टू द प्रूफ नंबर 2. सीमेंट, ठीक है. दिस इज नीति आयोग से डेटा. नीति आयोग का डेटा. लुक एट द डेटा. स्टेट वाइज सीमेंट कैपेसिटी. और ये डेटा भैया कब का? रिसेंट का डेटा है. दिस इज वेरी रिसेंट डेटा, ठीक है. एंड लुक, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री. सो यू कांट से इट इज concentrated in a few states. This is proof number 2. Let's get to proof number 3. Again, this is through mapping. You can see this is geographically distributed. So again, using the word a few word is यहाँ पे villain है. आप ये few word use नहीं कर सकते हैं. So this is, उसके अलावा जिस इकोनॉमिक सर्वे से आपने क्वेश्चन बनाया है, ये जो इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन बनाया है, उसी इकोनॉमिक सर्वे के अगले पेज पे एक इंडिया का मैप दिया हुआ है. लुक एट इंडिया का मैप. यहाँ पे भी नहीं बता रहा है कि कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेटेड है फ्यू स्टेट में. इट हैज जोन्ड, अलग अलग जोन में इंडिया को बांट के सीमेंट इंडस्ट्री को शो कर रहा है. सो अगेन दिस क्वेश्चन का जो प्रीमाइस है, दिस क्वेश्चन का जो स्टेम इज फैक्चुअली इनकरेक्ट. व्हेन क्वेश्चन इज फैक्चुअली इनकरेक्ट, अब जो पूछ रहे हो वो वेग है, इनकरेक्ट है. देयर कांट बी अ करेक्ट आंसर. दिस क्वेश्चन हैज टू बी डिलीटेड. दही मट्ठा, घोर मट्ठा दही नहीं करना है. जो अपने को सही है करें. खाता बही सही है, बीपीएससी सही, वो सब बकैती है. वो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लॉजिक है, वी विल गो बाय द लॉजिक. भाई तुम बीपीएससी एग्जाम तो दे रहे हैं यार, थोड़ा ना कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं. और यही अभी पूछो ना जिन का भी अभी सबको लग रहा होगा कि सर अब क्या बकैती कर रहे हैं यार 1-2 क्वेश्चन तो चलता है. जिसका भी 0.33 मार्क्स से छूटता है, अब पूछो उससे हाउ डज दैट फील.
वो साल भर का प्रिपरेशन, वो मेंटल ट्रॉमा, स्ट्रेस, वो एग्जाम, कितनी रातें आप नहीं सोए होंगे। आई नो दैट, आई कैन एम्पैथाइज विथ यू, आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज। कितनी रातें ऐसे लगती हैं कि नहीं यार, मैं तो जीवन में सबसे बेकार हूं, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, किसी का एक नंबर छूटेगा। जस्ट आस्क हाउ डज दैट फील। सो इट्स नॉट समथिंग कि चलता वाला है कि हाँ सर चलो छोड़ो ना, सब चलता है। नो नो, नहीं चलता है। सो टोटल 6 क्वेश्चन अभी हुए हैं, ठीक है, 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उस पर आता हूं। नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Who was murdered while hoisting the national flag under the area of Bikram police station? The answer is Raghunath Singh of Gorkhari, given by the UPSC provisional answer key. This is patently incorrect. Let me show you my proof. This book, Who's Who of Indian Martyrs, Volume 1, published by, this book is published by Ministry of Volume 1 Advisory Committee, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. Chief Editor P.N. Chopra, page number 314, रंगनाथ सिंह, ठीक है। उसके अलावा लेट्स मूव टू द अनदर बुक। अगेन दिस बुक इज पब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस बुक इज पब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लेट मी शो यू पब्लिकेशन, तभी तो आपको पता चलेगा ना ऑथेंटिसिटी कितनी है मेरे क्लेम की। दिस बुक इज अगेन पब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज द बुक डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स ऑफ इंडिया। देखो बाबू, किकरा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिक रिसर्च ने मिलकर इस बुक को पब्लिश किया है। एंड वी लुक एट द क्लेम। रंगनाथ शर्मा और इनका जो दूसरा नाम है उर्फ रामनाथ शर्मा, रेसिडेंट ऑफ गोराखी, पीएस विक्रम, ये राजेंद्र शर्मा के बेटे थे। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान में यहाँ और कहाँ से, ये सोर्स कहाँ भैया, ही वाज किल्ड इन पुलिस फायरिंग में 17 अगस्त 1942 में। मेमो नंबर इतना, बिहार स्पेशल ब्रांच सीआईडी पटना सीक्रेट इसमें। और अब जाके अगर ये डॉक्यूमेंट किसी का अवेलेबल है तो वहाँ पे भी एग्जैक्ट नेम मिल जाएगा। फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली जो गवर्नमेंट का नोटिफाई क्लासिफाइड डेटा है, वहाँ से दिस नेम हैज बीन टेकन। दिस इज रंगनाथ शर्मा। दिस इज नॉट व्हाट बीपीएससी क्लेम्स। व्हाट बीपीएससी क्लेम्स, रघुनाथ सिंह। दिस इज पेटेंटली इनकरेक्ट। क्लेम करो, नन ऑफ द अबव विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछली बार बोला था कि इसमें आंसर 1 होना चाहिए, इसमें भी पीएससी ने आंसर 1 दिया। इस क्वेश्चन को क्लेम मत करना, ठीक है। एक और क्वेश्चन था हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला, उसमें और कोई प्रूफ नहीं मिलता। एक जगह एक प्रूफ, इनफैक्ट वो भी ICFRE के वेबसाइट पे मिलता है PDF में। उस PDF में एक जगह लिखा हुआ है कि अर्लियर कॉल्ड टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस क्वेश्चन पे क्लेम मत करना, पैसा वेस्ट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में नहीं कर पाओगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन खूब, इस क्वेश्चन क्लेम करो। इस क्वेश्चन में क्लेम ये करना है, हु बीकेम, हम लोगों ने अभी तक 7 या 8 क्वेश्चन कर लिया ना, ठीक है। पहले हम लोग कोर क्वेश्चन कर लेते हैं जिसपे आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तब तक हम लोग 8 क्वेश्चन किया। उसके बाद 8 क्वेश्चन के बाद आते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है, दस फ्रेमिंग इज अगेन वेरी वेरी एम्बिगुअस। यार बिहार डजंट प्रोड्यूस, मैंने पिछले लेक्चर समझाया बिहार पास रिजर्व है। मैंने बिहार के माइन से पूछा है RTA करके कि बताओ आपके यहाँ कितना प्रोडक्शन है, कितना रिजर्व है। ऐसे थोड़ा ना छोड़ देंगे, कुछ तुम पूछ लोगे। सो दिस क्वेश्चन हैज टू बी क्लेम्ड। वाई एम्बिग्यूटी का आपको बेनिफिट दें हम, ठीक है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन है वो सुभाष चंद्र बोस वाला, जिसमें उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनवा दिया है, ठीक है।
हाँ, जिसमें इस क्वेश्चन ऑन अक्टूबर 21 1943 एडी ही कॉन्स्टिट्यूट प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो भांग खा के मतलब क्वेश्चन बनाता है क्या? प्रोविंशियल का मीनिंग प्रांतीय हो जाता है। ही मेड प्रांतीय गवर्नमेंट। और ऐसा होता कि इसका कोई नेशनल इंडियन हिस्ट्री में इसका कोई मीनिंग नहीं था तो एक मिनट समझ में भी आता। यार हम प्रॉपर पढ़ते हैं, देयर आर सो मेनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सो एक टाइम के लिए एग्जाम दिमाग में ये बात आ सकती है कि यार उस टाइम पे क्या उन्होंने वहां पे कोई स्पेशल प्रांत बनाया था क्या? ऑल्दो जो बहुत सीरियस कैंडिडेट हमको पता चलेगा प्रोविजनल है, बट सच ब्लंडर्स कैन नॉट, इसको माफ नहीं करना है ऐसे ऐसे ब्लंडर्स को। क्यों प्रोविंशियल गवर्नमेंट देंगे? एग्जाम में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है यार। मेरे पास 120 मिनट मेरे पास 20 मिनट तो OMR भरने में जाता है। और हम अभी हर क्वेश्चन में अगर ऐसा 25-30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें इतनी गलत फ्रेजिंग वगैरह है तो तब तो हम हर क्वेश्चन में 15 से 20 सेकंड में सोचने में लगेगा अच्छा कहना क्या चाह रहा है। अरे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, बिल्कुल तुम ऑब्जेक्टिवली पूछो ना, तुम ऑब्जेक्टिवली पूछो, हम ऑब्जेक्टिवली आंसर करेंगे। नहीं तो अगर नहीं बन पाता क्वेश्चन आपसे तो लॉटरी सिस्टम लगवा दीजिए, लॉटरी से सिलेक्शन होगा, सब लोग खुश। तो दिस क्वेश्चन अगेन हैज टू बी क्लेम्ड। क्वेश्चन 9 ये शायद 9वां या 10वां क्वेश्चन है ये। दिस नीड्स टू बी क्लेम्ड। ठीक है, ये वाला हम लोगों ने बात कर लिया था। अब आते हैं ये 10 क्वेश्चन के बाद में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको क्लेम करना चाहिए, क्योंकि वैसे क्वेश्चन में देयर इज नो पॉइंट कि आप वैसे क्वेश्चन को छोड़ें। चलो शुरुआत करते हैं वैसे क्वेश्चन में कि जहाँ पे डबल आंसर है या क्वेश्चन का फ्रेमिंग वेग पूछा गया गलत तरीके से। लेकिन पहला क्वेश्चन नंबर 148। अच्छा, एक और क्वेश्चन से पहले है आकाश तीर वाला। वो आकाश तीर वाला क्वेश्चन बहुत ही गलत क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी में आएगा, श्योर शॉर्ट वाले गलती में। कैसे? आकाश तीर वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 131 है मेरे सेट का, सेट जी है मेरा। सो इट इज 131 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट आकाश तीर। अरे क्वेश्चन अब आया कहाँ से? PIB में एक आर्टिकल छपा था, आकाश तीर द अनसीन फोर्सेस बिहाइंड इंडियाज न्यू वार कैपेबिलिटी। वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में बोल बच्चन। एंड अगेन मैंने पिछले आर्टिकल ही बताया था, अगेन आई एम सेइंग इन दिस आल्सो कि दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल PIB का खुद का पब्लिकेशन नहीं है। मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपना प्रेस रिलीज जारी, विज्ञप्ति जारी करता है, अपने बारे में प्रेस रिलीज जारी करता है, दिस इज नॉट दैट आर्टिकल, इट इज समथिंग समवन हैज रिटन। और पहले के ज़माने में अपन नहीं बड़े बड़े राजा महाराजाओं के दरबार में कवि हुआ करते थे जो प्रशस्ति गुणगान करते थे। या फिर कभी कभी आप किसी का अंधभक्त होते हैं तो बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग मोड में बोल देते हैं। जैसे कभी कोई कुछ लोग भारत के कुछ नेताओं को बोल देते हैं कि भगवान के अवतार हैं, कोई कृष्ण का अवतार मान देता है कुछ, तो समथिंग लाइक दैट। वैसे ही इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात की गई है। इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात की गई है कि ये कोर है, ऐसा है, वैसा है। बट जब मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वेबसाइट पे सारा चेक किया कि क्या भैया इसमें तीनों में से कोई भी क्लेम डजंट गेट सब्सटेंशिएटेड। ना तो ये कोर है, इट्स जस्ट अ इंटीग्रेटिंग प्रोसेस जिसमें अलग अलग जगह से डेटा आप इंटीग्रेट कर रहे हो। इट्स एन आर्म। इट्स लाइक कि अगर तुम्हारे पास तुम कार चला रहे हो, कार का डैशबोर्ड पे तुम्हारे सारे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, तो एक जगह सब कुछ देख पा रहे हो और तुम वहां से चीजों को कंट्रोल करो। इज इट कोर? नो सच, इट्स नॉट कोर। कोर इज आईसी इंजन। शायद थोड़ी देर के तुम्हारा सिस्टम ये नहीं वर्क करे, बट तुम्हारा मैनुअली भी यू कैन ऑपरेट। सो इसका मैं डिटेल आई हैव proof with me. I will share the entire proof. The Ministry of Defense का ओरिजिनल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ओरिजिनल है, दैट आई विल शेयर। इसको मिला के 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फैक्चुअली कंप्लीटली इनकरेक्ट हैं, और जो भी लोग इसका आंसर दिए हैं अन्य इंस्टीट्यूट्स वाले ऑन द बेसिस ऑफ दिस PIB आर्टिकल इटसेल्फ इज फ्लॉड। मैंने पूछा है PIB वालों से कि भैया किस आदमी ने लिखा है और इसको आर्टिकल को कैसे आप लोगों ने वेरीफाई किया है, ऑन व्हाट बेसिस यू हैव सब्सटेंशिएटेड दिस क्लेम्स। आपने किस क्लेम्स को कैसे आपने सब्सटेंशिएट किया है। ठीक है, तो ये हमारे 11 क्वेश्चंस हो गए टोटल। अब मैं आता हूं वैसे क्वेश्चन जो डूबियस हैं, जिसमें मे बी आपका चैलेंज
का बेनिफिट, जैसे जो कोर्ट ने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि इन द केस ऑफ एलिमेंट ऑफ डाउट द बेनिफिट विल गोज टू द कमीशन, शायद कमीशन का बेनिफिट मिल जाए, बट स्टिल देर आर डुअल आंसर्स, वहां पे कमीशन को दोनों आंसर को सही करेक्ट मानना चाहिए। सो वी विल स्टार्ट। कौन कौन से क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, लिपिड्स वाला क्वेश्चन छोड़ दो। इस वाले क्वेश्चन में एज पर द एनसीईआरटी इसमें कार्ब्स भी होता है, बट इन्होंने कोई ओनली वर्ड यूज़ नहीं किया, तो उसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डोंट वेस्ट मनी। फिर हम आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द आउटकम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी? ये मैं अगेन कह रहा हूँ, वो हमारे बिल्कुल करेक्ट वाले जोन में नहीं आएगा। करेक्ट जोन में हमारे 11 क्वेश्चंस हैं जो गलत हैं, ठीक है। सो ये इसमें सबसे ज़्यादा फ्लॉ ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी, इट्स इन ड्राफ्ट स्टेज। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये 2020 में आई, इसके बहुत सारे आउटकम्स देखने को मिले, तो ये समझ में आता है, बट वन समथिंग इज ए ड्राफ्ट स्टेज, जिस पॉलिसी को गवर्नमेंट अभी तक नोटिफाई नहीं की है, अभी कंसिडरेशन स्टेज में ही है, तो कैसे हम मान लें कि उसका आउटकम है? आप ये बोल सकते हैं कि इट वॉज इंस्पायर्ड, ठीक है, भैया हम भावनाओं को समझ रहे हैं कि इसकी भावनाएं क्या हैं, ठीक है, बट गोइंग बाय दोज इमोशंस, ठीक है, बट ऑन अ टेक्निकल ग्राउंड दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। इसमें आंसर मोर देन कोई नहीं होगा, नहीं मोर देन वन, क्योंकि इसमें से कोई भी एक्चुअली में टेक्निकली इट्स नॉट, कोई भी इसका आउटकम नहीं है, क्योंकि नोटिफाई नहीं हुआ है। और ये मैंने पिछले बार प्रूफ दिया था, टाटा सेम प्रूफ विल गो दिस टाइम ऑल्सो। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन है प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन वाला, शायद ये क्वेश्चन नंबर 20 या समथिंग है, 20 या 13 या 14 है सेट जी का। उस क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन में इशू है, उसके हिंदी ट्रांसलेशन में इंग्लिश वाले में सही है, और हिंदी ट्रांसलेशन में इसके 2 आंसर निकल के आते हैं। तो वैसी परिस्थिति में दैट क्वेश्चन इज, अगर किसी ने बीपीएससी के आंसर के हिसाब से दूसरा आंसर की मार्क किया है, तो ही शुड बी गिवन, और ही और सी शुड बी गिवन एडवांटेज कि जिसमें बीपीएससी हिंदी में दोनों आंसर को सही माने, या फिर क्वेश्चन को डिलीट करे। नहीं तो फिर बीपीएससी के पास अपना लॉजिक है ही कि अगर इन केस ऑफ एम्बिग्विटी तो हिंदी इन इंग्लिश, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन विल प्रिवेल। वैसे स्टेट में जहाँ पे अभी भी इंग्लिश इज नॉट ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, जहाँ पे इंग्लिश, और जब भैया बच्चे को इंग्लिश आ ही रही होती तो हिंदी मीडियम से एग्जाम दे क्यों रहा होता? ना तो आपके यहाँ बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन इंग्लिश का पेपर कंपल्सरी एज लाइक यूपीएससी, हाउ वी यू एक्सपेक्ट कि हिंदी वाला बच्चा इंग्लिश में जाकर पढ़ेगा और हर क्वेश्चन का हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ेगा मैच कराने के लिए? दिस इज व्हाट रबिश। ठीक है, तो ऐसे मिला के 12 क्वेश्चन टोटल हैं, ठीक है। बाकी ये सारे जो हैं जिसमें आपको एलिमेंट ऑफ डाउट दोनों साइड जा सकता है 50-50, ठीक है। तो एक तो हमने ये डिस्कस किया STIP वाला, उसके वाले का क्वेश्चन तुम्हारा NFHS वाला है। NFHS वाले में उन्होंने आंसर दिया मोर देन एबव। NFHS वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको? NFHS वाले क्वेश्चन में दे डिडंट आस्क डायरेक्टली कि नीति आयोग के मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से कौन कौन मल्टी डायमेंशनली पुअर है। तो इसमें समस्या क्या है, जब मैंने पिछली क्लास में बताया, पिछले वीडियो में बताया था कि नीति आयोग निकालती है नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, और UNDP ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी निकालती है ग्लोबल MPI। अगेन इट विल मैटर ना कि किसके हम डेटा रैंकिंग को ले रहे हैं। दूसरा उसमें है मोर देन एवर, अपना आंसर दिया है। सो मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर जम्मू एंड कश्मीर इज UT, आप स्टेट्स पूछ रहे हैं, तो आंसर विल बी ओनली हिमाचल प्रदेश। सो अगेन दैट एम्बिग्यूटी इज देयर, तो यू शुड चैलेंज। उसके अलावा ये सब फर्जी क्वेश्चन जहाँ आपने वेट को मास मान लिया, मास को वेट मान रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चन भी अगेन एम्बिगुअस, किसी का आंसर गलत है, यू शुड चैलेंज दिस क्वेश्चन कि भाई हम क्यों वेट को मास कंसिडर करें। मतलब आप गलत क्या, मैंने कई सारी हिंदी कॉपीज देखी हैं, इंग्लिश कॉपीज देखी है, ट्रांसलेशन आपका सिंपल जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, आपका जो मात्रा की गलती होती है, उस मात्रा की गलती में वहाँ पे एग्जामिनर में दिखा है कि मार्क करे गोला घेरे हुए मार्क्स काट रहा है, लेकिन आपके साइड से चलता है। मतलब आप करें तो सब सही, हम करें तो आप बायोमेट्रिक नहीं करवाइए, आप उसका बोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ये सब चलता है। हम अगर एग्जामिनेशन सेंटर पे 10 मिनट लेट पहुंचे तो चलता है। UPSC वाले सेंटर पे आप 1 मिनट लेट हो गए, दे वोंट अलाउ।
ठीक है, ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन गलत, यहाँ पे भी मार्जिनल फ्रिक्शन है वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था, अगेन दिस क्वेश्चन फ्रेमिंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये तो मैंने बताया, तो श्योर शॉर्ट में जाएगा। ठीक है, एविडेंस चाहिए ले लेना बेटा। ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है, डाउटफुल इसलिए मैंने बताया था, बट अगेन 50-50 किस क्वेश्चन है। फ्रेमिंग इज इनकरेक्ट। इंडियन गवर्नमेंट इट वाज नॉट, इट वाज गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। मैंने ये जो पी.एन. ओझा किताब है, पी.एन. ओझा किताब से मैंने वो प्रूफ दिया था कि दिस इज अ प्रूफ। ठीक है, इस क्वेश्चन में बताया था हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार 1939। यार बिकेम क्या होता है? ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम। जैसे मान लो आई गॉट मैरिड, आई हैव अ सन, सो मेरे से पूछेगा व्हेन प्रज्ञेश बिकम फादर, तो इट वाज व्हेन माय सन वाज बोर्न, देन आई बिकम द फादर, दैट विल बी द करेक्ट। सो ऐसे इस हिसाब से इसमें कोई ऑप्शन फिट नहीं बैठा था, नन ऑफ द आंसर। बट इसमें एक्चुअली क्या है कि मेजॉरिटी ने समझ गए होंगे भावना को, सबने नहीं मार्क किया होगा। बट ऐसा क्वेश्चन में देयर इज नो नीड टू चैलेंज। ठीक है, दैट विल बी द वेस्टेज ऑफ मनी। बट हाँ, इसकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है, ये तो मैंने बता दिया कि इसको मत करना। ठीक है, ये क्वेश्चन तो उन्होंने सुधार लिया। इस क्वेश्चन को भी चैलेंज करने का पॉइंट नहीं है। बट हाँ, इस क्वेश्चन में अगर किसी ने अगर महात्मा गांधी को लिखा हुआ है, तो महात्मा गांधी के सपोर्ट में बहुत सारे प्रूफ्स ऑलरेडी हैं कि महात्मा गांधी, और मैं वो उन्होंने महात्मा गांधी गए हैं, महात्मा गांधी इनफैक्ट छपरा गए हैं 28 जनवरी को, 17 जनवरी को उन्होंने वहाँ पे जाके बहुत जगह उन्होंने होम रूल लीग के बारे में लोगों को उत्साहित किया है, एक्सेप्ट फॉर चंपारण, क्योंकि चंपारण में चाहते थे कि चंपारण में होम रूल लीग के कारण लोगों का अटेंशन डाइवर्ट ना हो। एक्सेप्ट फॉर चंपारण इन्होंने सब जगह होम रूल लीग को प्रमोट किया। इफ समवन हैज महात्मा गांधी, तो आप चैलेंज कर सकते हो। एंड पी.एन. ओझा की किताब में ये बात बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। पी.एन. ओझा किताब में सिर्फ लास्ट में जाके एनी बेसेंट के बारे में मेंशन्ड है, ज़्यादा गांधी के बारे में ही मेंशन्ड है। गांधी ने कैसा होम रूल मूवमेंट के टाइम पे लोगों को ही प्रोपगेटेड आइडिया ऑफ होम रूल, ठीक है, लोगों को सपोर्ट किया। ठीक है, ये तो 100% वाले में है। ठीक है, हार्मोन्स इसके डबल आंसर है। ठीक है, तो जिसके भी अगर हैं यू कैन चैलेंज अगेन। हाँ, इसके भी डबल आंसर है, मैंने पिछले सब बताया था। या मोस्ट सुटेबल आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, बट आपने जो स्टेटमेंट दिया हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स इज वायलेटेड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट वायलेटेड, तो भैया इन दोनों में से तो कोई ना कोई सही हुआ है ना। वैसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट वायलेटेड, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। जैसे मान लो अगर हम ही लोगों ने कोई क्वेश्चन फ्रेम किया, हम लोगों ने टेस्ट जो क्वेश्चन पूछते हैं, अगर उसमें मैं एक ऐसा ऑप्शन दे दूं कि राम मोटा है, और एक ऑप्शन दे दूं राम मोटा नहीं है, तो इन दोनों में से तो कोई ना कोई स्टेटमेंट तो सही होगा ही ना। ठीक है, अगर इन दोनों स्टेटमेंट कोई सही नहीं है, इट्स अ नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। अब्बा डब्बा जब्बा, तो फिर वही तो अब्बा डब्बा जब्बा वाली बात हो गई। अगर इनमें से सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट अब सही है, बाकी इस दोनों में से कोई एक भी सही नहीं है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर अब्बा डब्बा जब्बा। बट अगेन पॉइंट इज दैट दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे इफ समवन हैज मार्क्ड डी, तो ही शुड बीपीसी शुड रिवार्ड मार्क्स, या फिर आप बोलो कि निम्नलिखित में से कौन सा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। ठीक है, हाँ, दिस इज अगेन इंडो पैरासिटिज्म एंड पैरासिटिज्म बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन क्लेम, ठीक है, दिस यू कैन ड्रॉप, पैसा क्यों वेस्ट करना। लेकिन इसमें इशू ये था कि शुगर केन इज नॉट एक्सक्लूसिव खरीफ क्रॉप। ठीक है, इसलिए मैं कहा था कि इसमें आप कर सकते। ग्राउंड जीरो वाले क्वेश्चन में किसी का गलत है तो कर सकते, इसलिए कर सकते ग्राउंड जीरो नॉट अ स्टैंडर्ड टर्म, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड टर्म यूज्ड फॉर न्यूयॉर्क। कई सारे आप न्यूज चैनल देखते हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग। अभी रशिया यूक्रेन वार में मेनी न्यूज चैनल और यूट्यूब वगैरह यू हैव सीन ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग। तो वैसे में तो ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग में तो अपन वहाँ भी पहुँच जाए। कई बार श्री हरिकोटा से सैटेलाइट्स लॉन्च के टाइम पे कुछ जर्नलिस्ट वगैरह ग्राउंड जीरो से हम लाइव दिखा रहे हैं आपको, तो दैट मीन कि श्री हरिकोटा इज ऑल्सो ग्राउंड जीरो, बिकॉज इज नॉट अ स्टैंडर्ड टर्म। तो ऐसे वे क्वेश्चन फ्रेमिंग क्यों करना। इनफैक्ट इफ यू से आई कैन गिव यू प्रूफ, किसी ने श्री हरिकोटा अगर मारा भी होगा तो यू कैन आस्क मी, आई कैन गिव यू प्रूफ। ठीक है, ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दो, इस क्वेश्चन में मत क्लेम करो, क्योंकि ठीक है इस क्वेश्चन का मैं एलिमेंट ऑफ डाउट बीपीएससी के फेवर में ही जाएगा।
हाँ, ये क्वेश्चन का भी जो फ्रेमिंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। बिफोर द लॉन्च ऑफ किसान रेशन पोर्टल, फार्मर्स डिडंट यूज टू सबमिट यार, दैट बैंक्स यूज टू सबमिट। दिसके फ्रेमिंग गलत है क्वेश्चन की, बट अदरवाइज अगेन दिस क्वेश्चन में बीपीएससी को बेनिफिट मिलेगा। बट हाँ, यहाँ पे अगर किसी का गलत हो रहा है तो ही कैन टेक रिस्क, बट बीपीएससी उसे करेगी नहीं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन तो खैर मैंने इसलिए बताया था कि बीपीएससी का कैसा वो ग्रामर, वो एम्बिगुअस फ्रेमिंग, गलत फ्रेमिंग्स वगैरह के बारे में बताया था। बट ऐसे क्वेश्चन को बीपीएससी करेक्ट ही मानेगी। वो मान के चलती टाइम सर्किट कि भाई इतना तो लिबर्टी हमें दे दो कि थोड़ा मोड़ा तो गलती कर सके, इतना ही मत करो, ठीक है। तो ये सारे एम्बिगुअस जोन वाले क्वेश्चन है, सब में स्पेलिंग गलत है, तो ये सब तो खैर बीपीएससी इतना माफ है, बीपीएससी के लिए इतना माफ है, ठीक है। सो फार हम लोगों ने देखा कि 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% गलत हैं, 11 से 12 क्वेश्चन, और 5 से 6 क्वेश्चन जो एम्बिगुअस हैं। इतना क्वेश्चन आपको डेफिनेटली चैलेंज करना चाहिए। वो जो मैंने 11-12 क्वेश्चन बताए हैं, गो फॉर दैट, 100% वो गलत है, ठीक है। एंड इस वीडियो को